डाउट है तुम्हारा, फिर देख इसमें ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि आई और अगर आर का ग्राफ है, इसका ग्राफ आई और आर का, आई आर का ग्राफ, कौन सा ग्राफ सही है? कोई भी ग्राफ सही बताने के लिए हम इसका फॉर्मूला डालते हैं, b = आई इंटू आर, तो पता ही है। लेकिन अगर आई और आर की बात हो रही है तो आई और आर को इक्वल टू से अलग रखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा आपको रिलेशन। तो v/r नीचे आ जाएगा, i = v/r हो जाएगा, i = v/r, यानी कि इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। आई और आर में इन्वर्स रिलेशन, लेफ्ट हैंड यानी कि अबाउ 90 डिग्री मैंने बताया था, यानी ये दो सही हो सकते हैं, ये दो सही, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा नहीं, कांस्टेंट होगा नहीं, तो ये दो हो सकते हैं। हमें पता है कि ये तुम्हारा यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म पर है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वैसे भी अगर प्रैक्टिकली देखेंगे वेरिएबल होता है, तो इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस करेक्ट है। रेजिस्टेंस वैसे भी वेरिएबल है, सेलेक्ट कांस्टेंट इमेज इन द ग्राफ और रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप, तो थोड़ा सा वैरी करेगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रिलेशन यूनिफॉर्म में नहीं जाएगा। दोनों ही देखो अबाउ 90 डिग्री ग्राफ है, ये हल्का सा कर्व है नॉन यूनिफॉर्म में, डी वाला, ये बिल्कुल ही यूनिफॉर्म है। तो ये क्योंकि एक टाइम पर आके रेजिस्टेंस और इस हम क्या कह रहे हैं, करंट बढ़ा, आई = v/r का मतलब क्या हो, v अगर कांस्टेंट है कि r बढ़ाने से करंट कम होता है, लेकिन एक पॉइंट में वो रिलेशन उतना उस लेवल, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं रह जाता है। मतलब कि कितना भी आप, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कितना भी आप r बढ़ा दो, अब इसका मतलब ये नहीं कितना भी तुम r बढ़ा दो और i को बिल्कुल तुम ज़ीरो कर दोगे, i ज़ीरो कभी नहीं होगा। अगर आप जो r बढ़ाते हो i ज़ीरो कर दो, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए वो ग्राफ थोड़ा सा आपका टर्न ले लेगा, एक पॉइंट में आकर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये होगा एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की पर्टिकुलर वैल्यू में धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगा, आई है ना कांस्टेंट रह जाएगा फिर एक पॉइंट में आकर। तो ये ग्राफ आपको सही है। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें कि मेटेलिक वायर और रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच स्लोली एंड यूनिफॉर्मली कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट टिल इट्स न्यू रेडियस बिकम हाफ। ये तो इसका पूरा मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करके अगर लेंथ हमने डबल कर दी, तो एक इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको शॉर्ट में, n² × r। लेंथ वाले से क्या बताया था मैंने, नया जो रेजिस्टेंस होगा, अगर लेंथ डबल या आधी की है तो नया जो रेजिस्टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, n² × r हो जाएगा। तो अगर हमने लेंथ डबल कर दी तो 2 का स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर लेंथ की बात हो रही है, डबल कर दी तो 2 का स्क्वायर 4 × r, रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ जाएगा। लेंथ अगर आधी कर दी तो आधी 1/2 का r, तो नया जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4, आधा रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ये तो लेंथ के ऊपर था, ठीक है ना। किसके लिए था, लेंथ के लिए था, किसके लिए था, लेंथ के लिए था। तो कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे भी रेजिस्टेंस से निकालना चाहते हो तो रेजिस्टेंस से भी कर सकते हो। ये पुराना रेजिस्टेंस तुम्हें ये दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी L/A, ए को ओपन कर दो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। πr² था, πr² था, तो नया रेडियस क्या है, r/2 था ना, r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर, अगर आधा था तो r/2 का होल स्क्वायर, यानी 4 आ जाएगा, r/4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4r, तो कितना किया देख लो पहले, कितना है, न्यू रेडियस बिकम्स हाफ, नया रेडियस हाफ हो जाएगा ना।
तो लेंथ को तो हमने छेड़ा नहीं ना, लेंथ को छेड़ना पड़ेगा ना, लेंथ तो भूल ही गए भाई। हमारा ये फॉर्मूला था L/A। ठीक है, तो क्या चीज़ याद रखोगे, ये चीज़ याद रखोगे कि रेडियस अगर हम आधा करेंगे, रेडियस क्या करेंगे आधा, तो जो तुम्हारी लेंथ है वो आपकी डबल हो जाएगी। ठीक है ना, लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो या तो वही वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन वो लेंथ के हिसाब से है। ओके, एनीवेज, तो रेडियस आधा कर रहे हो, वायर को स्ट्रेच किया ना, एक मिनट है, वायर को स्ट्रेच करेंगे, चलो लगा के देखते हैं। एल हो जाएगा डबल, मतलब रेडियस आधा हुआ है, रेडियस आधे में लेंथ 4 टाइम बढ़ जाएगी, 4L हो जाएगा। और नीचे आता एरिया, एरिया के लिए पाई R स्क्वायर है, यानी R/2 आधा किया गया है का होल स्क्वायर, यानी R/4 आ रहा है। ठीक है, ये 4 ऊपर 16 हो जाएगा और नया R आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ एक रिलेशन याद रखो कि R को अगर हमने आधा किया तो आधा जब हम डालेंगे फॉर्मूले पाई R स्क्वायर है ना, बराबर ना, R स्क्वायर है तो R²/4 हो जाएगा। ये जो 4 तो ये आ गया, यानी कि रेडियस जो तुम्हारा एरिया हो रहा है, एरिया 4 टाइम कम हो रहा है एक्चुअली में। ये पाई है ना, πr²/4 आ गया नीचे ना, एरिया 4 टाइम कम होगा तो लेंथ भी 4 टाइम बढ़ जाएगी, ऊपर लेंथ भी 4 टाइम बढ़ जाएगी। तो जो भी तुम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डाल रहे हो तो लेंथ 4 टाइम बढ़ जाएगी, 4L/, क्योंकि एरिया जो हो रहा है πr/2 यानी πr²/4 हुआ ना, नया एरिया 4 टाइम कम हो गया तो लेंथ भी 4 टाइम बढ़ जाएगी। फिर ये 4 ऊपर चला है 16, तो नया रेडियस हो जाएगा और 16R हो जाएगा। तो ये चीज़ एक रिलेशन याद रखना, क्या एरिया जितने टाइम कम होता है लेंथ उतने टाइम बढ़ेगा। और एक मैंने लेंथ का फॉर्मूला बताया, अगर लेंथ को स्ट्रेच किया, यहाँ पे रेडियस का के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, अगर लेंथ को स्ट्रेच किया तो बहुत ही ईजी होता है। लेंथ को तुमने जितना टाइम स्ट्रेच किया, जैसे 2 टाइम स्ट्रेच किया तो या n² × R, तो नया रेडियस ही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा गिवन है, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर लाइज पैरेलल टू मच बिगर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से है ये कि एक है ना छोटा सा ये रखा हुआ है लूप और एक बड़ा सा लूप रखा है, दोनों दोनों का सेंटर एक ही एक्सिस पे है। यहाँ का सेंटर, ये सेंटर एक ही एक्सिस पर है, नॉट कॉन्सेंट्रिक नहीं है, एक एक्सिस पर है, एक ही एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट, थोड़ा क्रॉस बना के लेना, ऐसे स्ट्रेट है ना, ऐसे एक ही इसका सेंटर दोनों एक एक्सिस में कहा ये है। चलो, तो दोनों का रेडियस दिया हुआ है, सेंटर ये सब बोले द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 15 सेंटीमीटर। दोनों के बीच से दोनों का जो सेंटर का डिस्टेंस है ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू द स्मॉलर लूप, छोटे लूप में करंट 2 एम्पियर आ रहा है, तो कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक्ड विद द बिगर लूप। बिगर लूप से कितना फ्लक्स, क्योंकि देखो एक लूप पे करंट दौड़ा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे में इंड्यूस करंट आएगा, जब इंड्यूस करंट आएगा तो उसमें भी फिर तुम्हारा फ्लक्स बड़े लूप में भी कैरी ऑन हो जाएगा। ठीक है, और हमारा करंट छोटे उसमें है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है बड़े लूप में, क्योंकि करंट इसमें दौड़ रहा है
तो उसमें इंड्यूस करंट आएगा बड़े बिगर लूप में, और इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। तो हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को स्टैंडर्ड यूनिट पे कन्वर्ट कर लेना है, और एरिया वेरिया निकाल के रख लो, करंट भी निकाल लिया, इसी तरह बड़े का भी निकाल लिया, सारी चीज़ हमने निकाल ली। अब हमारा फॉर्मूला क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो कैलकुलेट द, क्योंकि हमें दूसरे में फ्लक्स चाहिए, अगर फ्लक्स टू दूसरे लूप पे, फॉर्मूला क्या होता है, पहले लूप की वजह से करंट जो है सॉरी पहले लूप में जो करंट है उसकी वजह से दूसरे लूप में कितना फ्लक्स आया, बराबर, यही हमारा फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। So calculate the magnetic field from the small loop at the large loop is complicated because the field is non uniform across the large area. तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज़ करेंगे। सो बाई रेसिप्रोसिटी वी कांट फाइंड एम बाई इमेजिनिंग ए हाइपोथेटिकल करंट फ्लोइंग थ्रू द बिगर लूप। तो कुल मिला के हमें क्या मालूम होना चाहिए, एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो I1 उधर डिवाइड में, मतलब अगर 5-1 का निकालते हैं अगर हम फॉर्मूला, तो 5-1 इज इक्वल टू म्यूचुअल तो वही रहता ना एम इंटू I2 हो जाता। तो यहाँ पे I2, यहाँ पे M निकालेंगे तो ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर M नहीं मालूम है ना, तो M क्या कर रहे हैं कि चलो 5-1 से फ्लक्स 1 से निकालें, I2 की वजह से कितना बन रहा है, इस तरीके से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन किया, फ्लक्स को ओपन करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, B इंटू ए। हम लूप 1 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बिगर लूप की बात कर रहे हैं हम लोग। बात समझो, हमें बिगर लूप पे फ्लक्स चाहिए, बिगर लूप पे, तो बिगर लूप फ्लक्स में ये डाल दिया फॉर्मूला। या I1 किसका है, करंट, छोटे लूप पर करंट है, लेकिन हमें M नहीं मालूम था, तो M के लिए हम गए उल्टा, M के लिए अपोजिट गए कि हम M निकालो। तो M काम करते हैं, अगर हम मान लें कि बड़े वाले लूप में करंट है, मान लें बड़े लूप में करंट I2 है, तो M क्या होता है, ठीक है। तो बड़े लूप में अगर करंट दौड़ रहा है तो यानी छोटे लूप में फ्लक्स आएगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसकी वजह से करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो फ्लक्स 1/I2 फॉर्मूला लगेगा, ये मैंने बताया फॉर्मूला, फ्लक्स 1 का M इंटू I2 होगा। तो यहाँ पे इस फ्लक्स 1 को ओपन किया, तो फ्लक्स 1 को जो ओपन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी लेंगे, B2 लेंगे, बड़े लूप की, ठीक है ना। और A1/I2 बराबर, देख लो भाई, स्मॉलर लूप हमने 1-1 लिया हुआ है, बिगर लूप 2-2 लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखो। तो अभी म्यूचुअल हमें निकालना है, तो हम लोग उल्टा गए, फ्लक्स निकालना, इससे बिगर लूप से हमें जाना है वहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है बिगर लूप से, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें फ्लक्स 1 लेना पड़ेगा कि बड़े पे अगर समझो करंट है तो छोटे पे कितना फ्लक्स आ रहा है, इसे बड़े में अगर करंट है तो छोटे फ्लक्स कितना आ रहा है, इस तरीके हमें देखना है। तो ये I2 हो गया, ओके, और ये हो गया B2, इसके मैग्नेटिक फील्ड, इसके करंट की वजह से इस एरिया पे कितना फ्लक्स आ रहा है, तो ये हमने लिखा B2 इंटू A1/I2, इस तरीके से हमने लिया। अब एक हमें फॉर्मूला तुम्हें दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर लूप ऑन इट्स एक्सिस। The magnetic field due to bigger loop, the formula for the magnetic field B2 at a distance x on the axis of circular loop carrying current। अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला तुम्हें डालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का, μ0 I2 R2/2 अपॉन 2 इन ब्रैकेट R2 प्लस x2 की पावर 3/2। यहाँ से क्या निकल आएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी, क्योंकि हमें अगर ये B2 100, हमें A1 तो मालूम है और I2
B2 की कोई टेंशन नहीं है, मेन B2 मालूम होना चाहिए। तो B2 को हमने फार्मूला ओपन किया, ठीक है, और यही फार्मूले फ्लक्स 1 में हमें रख देंगे B2 इंटू A1 और इसी को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बराबर ना। B2 इंटू A1 इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, निकाल लेंगे m आगे चलकर, क्योंकि फ़ाई1 की वैल्यू यहाँ आ रही है, फिर m निकालेंगे फ़ाई1/i2। फिर पहली वाली इक्वेशन में ये वाली में m, ये यहाँ पे m की वैल्यू रख के फ़ाई2 निकाल लेंगे, +2 निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड मान के एक इमेजिनेशन लेके चलना है। अगला क्वेश्चन तुम्हें है LCR सर्किट पर। इससे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग EMF V दिस मच, V से तुम्हें दिया हुआ है इक्वेशन, किससे दिया, V से 310 साइन ओमेगा टी, ओमेगा में 105t दिया हुआ है। V इज़ अप्लाइड टू सीरीज LCR सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू इज़, जो करंट फ्लो कर रहा है वो 5 साइन ओमेगा टी प्लस कुछ फेज दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड EMF, हमें फेज डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। और तुम्हें देखना पड़े कौन लैग कर रहा है। हमें पता है कि LCR सर्किट में अगर C ज़्यादा है, अब LCR सर्किट है ना, अगर होता है तो C ज़्यादा है तो करंट लीड करेगा, R ज़्यादा है तो L ज़्यादा है तो वोल्टेज लीड करेगा। तो खैर पहले मैं यही पूछा फेज डिफरेंस बताओ, फिर पूछा कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, इसके भी लेक्चर मैंने दिए हुए हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द सीरीज LCR सर्किट, ठीक है ना। तो वोल्टेज का दिया है, करंट का दिया हुआ है, यानी V0। इक्वेशन तो पता ही है ना, ये लेक्चर देख कर आओ पहले ज़रा, कौन सा 12 AC रीव करके, रीव REV, ये देख लो, समझ में आ जाएगा सारी कहानी। तो V0 में 310 दिया हुआ है, इधर I0 5 दिया हुआ है, ओमेगा में साइन ओमेगा टी, ओमेगा में वोल्टेज से ओमेगा में 100 पाई दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें विद फेज दिया हुआ है 100 पाई प्लस फेज दिया हुआ है करंट में, करंट लीड करता हुआ दिख रहा है, इसमें प्लस है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं तुम्हें। वोल्टेज जो फेज है ना, वोल्टेज में 0 है, वोल्टेज में कुछ भी लीड नहीं कर रहा है, लेकिन करंट में लीड कर रहा है, करंट π/3 से करंट आगे चल रहा है। तो भाई फेज डिफरेंस हमें पता करना है, तो सीधा सीधा दोनों का जो फेस हो रहा है वो निकाल लो ना। फेस क्या हो रहा है, देखो ये फेस होता है साइन के बाद जो भी होता है फेस माना जाता है, जो ओमेगा के तौर पे होता है ओमेगा टी, तो पूरा ओवरऑल फेस इसका ये हो गया, ये इसका फेस हो गया, ठीक है ना। तो दोनों के फेस को माइनस कर लो, एक क्या 100 ओमेगा टी प्लस π/3, एक जस्ट 100 ओमेगा टी है, ठीक है। तो उसको ये देख लेना फेस का, और आंसर आपका आ जाएगा π/3, समझ गया ना, π/3 रेडियंस। तो फेस होता है वो ओमेगा टी से स्टार्ट हो जाता है, ओमेगा से, ठीक है। इसमें फेस, ये बेसिक फेस है, स्टार्टअप, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एडिंग है, यहाँ पे लीड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ π/3 लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। पावर कंज्यूम का तो मैंने पूरा फार्मूला आपको दिया हुआ है, पी एवरेज का फार्मूला, वी भाई पावर का फार्मूला क्या होता है, PVI होता है, तो PVI cos थीटा, मतलब cos फाई, कॉस लगता है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो VRMS कुल मिला के होना चाहिए, IRMS होना चाहिए अगर पावर एवरेज चाहिए तो cos फाई। VRMS के लिए V0/√2 या 0.703 वाला मैंने बताया था, और V0 है 310। लेक्चर आपको क्लियर है, तो उसी हिसाब से मैं डाउट बता रहा हूँ ऊपर से। इसी तरह IRMS निकाल लिया, फॉर्मूले में डाल दिया, और ये फेस हमें पता ही है कितना है, π/3 है। फिर π/3 जो फेज डिफरेंस होता है LCR सर्किट में, फेस का जो डिफरेंस होता है वही तुम्हारा ये होता है
थीटा मतलब फेस माना जाएगा दोनों का, ठीक है ना। π/3 है, cos π/3 ना, cos 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए 1/2 होती है। बाद में एवरेज हमारा निकल गया। अब हमें फ्रिक्वेंसी का ये चाहिए LCR सर्किट में एक्सप्रेशन। हमें पता है कि फॉर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंट पता है कि रेजोनेंट की कंडीशन होती है। रेजोनेंट कब मिलता है? जब XL XC के बराबर हो। इंडक्शन का जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस सर्किट का जो रेजिस्टेंस, वो दोनों बराबर है। यानी XL का फॉर्मूला ω/L, XL का जो भी काई L का रेजिस्टेंस है ω/L होता है, काई C का रेजिस्टेंस 1/ω/C होता है। दोनों को हमने इक्वेट मारा, इधर उधर लेफ्ट साइड भेजा, तो ये ω0 आ गया 1/√LC, ठीक है ना। यह आ गया हमारा। सिंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज रिलेटेड टू लीनियर फ्रिक्वेंसी दैट इज 2πf0 भाई ω0 की हमने क्या लिख दिया, क्योंकि ओमेगा मतलब ये रोटेशन की एक तरीके से ये है एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हमने फॉर्मूले में लीनियर फ्रिक्वेंसी के इक्वेट कर दिया। तो जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो 2πf0 हो जाती है, हमें मालूम है। तो इसके 2πf लिख दिया, 2π के नीचे डिवाइड में लिया, f0 निकाल लिया। काफ़ी इजी डाउट, मतलब डाउट इतना होना नहीं चाहिए इसमें। तो ये तो मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर नेक्स्ट बना हो गया क्वेश्चन गिवन है आपको, एंड इंडक्टर इज पुट टर्न बाय टर्न अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज AC सप्लाई, ठीक है। इंडक्टर को हमने रखा और ये दो हमने सप्लाई इनको अलग अलग किया, ठीक है। विल द करंट थ्रू इट, ये दोनों केसेस में करंट क्या सेम रहने वाला है। एक में 50 हर्ट्ज है, एक में 100 हर्ट्ज है फ्रिक्वेंसी, एक वोल्टेज दोनों का सेम है। तो अब ये तुम्हें रिलेशन अगर मालूम हो तो पता चल जाएगा कि करंट विल नॉट बी सेम द करंट ऑफ द सेकेंड केस, जहाँ पर तुम्हारा 100 फ्रिक्वेंसी कर दिया हमने, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द करंट फर्स्ट केस है, बिकॉज डबलिंग द फ्रिक्वेंसी डबल द इंडक्टिविटी हाफ द करंट, ठीक है ना। इससे पहले वाले में समझाया था ना कि अगर XL है, इंडक्टिविटी है, इंडक्टिविटी को तुम जितना ज़्यादा करोगे फ्रिक्वेंसी को तुम डबल कर रहे हो, तो इंडक्टिविटी भी डबल हो जाएगी। ये बात पता है हमें। अगर हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी डबल कर रहे हैं ना, हम 100 हर्ट्ज कर रहे हैं, देखो ये 50 हर्ट्ज था, ये 100 हर्ट्ज हो गया, यानी फ्रिक्वेंसी को डबल कर रहे हैं तो इंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इंडक्टिविटी डबल होगा तो करंट हाफ हो जाएगा। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। ये वाले से देखो, हमने ओमेगा को 2πf में ओपन किया, इंडक्टिविटी इज इक्वल टू, और बाद में हमें फार्मूला पता है कि करंट इज इक्वल टू V/R, R में हमने लिख दिया इंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस कौन था, इंडक्टर वाला। इंडक्टर ओपन किया, 2πf L हो गया, इसको ओपन किया, 2πf। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे F को तुम डबल कर रहे हो तो करंट आधा हो जाएगा, सीधा सीधा है।
ठीक है। अगला क्या है, यही था। The ratio of coil of direct current is 5 ohm. डायरेक्ट करंट 5 ओम आ रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल विल बी द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन द कनेक्टेड इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अगर डायरेक्ट करंट है तो रेजिस्टेंस 5 ओम है। अगर यही चीज़ हमने अल्टरनेटिंग करंट में दे दिया वही रेजिस्टेंस को, तो उसकी रेजिस्टिविटी मतलब वो रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा। पहले सर्किट में डायरेक्ट करंट आ रहा था, रेजिस्टेंस 5 ओम था। तो अगर हमने सर्किट में करंट अल्टरनेटिंग लगा दिया तो रेजिस्टेंस वही आएगा कि कम आएगा कि ज़्यादा आएगा। तो बता रहे रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये तुम्हें बिहेवियर मालूम होना चाहिए कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल ऑफ डायरेक्ट करंट इस 5 ओम वाइट में दिस तो द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। क्योंकि देखो डीसी डायरेक्ट करंट फ्लोज यूनिफॉर्मली अक्रॉस द इंटायर अक्रॉस सेक्शन। एसी का बिहेवियर क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट चेंजेस द डायरेक्शन रैपिडली द क्रिएट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। So the changing magnetic field inside eddy current that push the main current toward the outside current or the wire impact the effective area through the which the current flow shrink. Since resistance inversely proportional to the cross section area, तो क्या होगा कि वो एरिया को है ना कम करने की कोशिश करेगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा। श्रिंक, एरिया को श्रिंक करने की कोशिश करता है। ठीक है। आँखें मेरी बंद हो रही है, इतनी नींद है। चलो ख़त्म भी हो गया।